हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, वो भी शॉर्टकट मेथड के साथ में। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके इसके प्रीवियस सभी क्वेश्चन की स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन के साथ में बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या यहाँ पर दी गई है उस संख्या को हम परमेय संख्या मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही लिखने वाले हैं। यहाँ से हम लिखते हैं माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमने सबसे पहले मान लिया कि जो हमारी संख्या दी गई है 1/√2 ये एक परमेय संख्या है। अब अगर हमने यहाँ पर परमेय संख्या माना है तो आप सभी लोग साथ साथ ये भी जानते हो कि किसी भी संख्या को अगर हम परमेय संख्या मानते हैं तो उसे हम बच्चों यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं। और साथ साथ अगर ये परमेय संख्या है तो इसकी एक कंडीशन होती है कि q की जो वैल्यू होती है कभी भी 0 नहीं होती है। बच्चों आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि जो हर में यहाँ पर संख्या होती है वो कभी भी शून्य नहीं होती है। अगर बच्चों यहाँ पर हर वाली संख्या शून्य हो जाएगी तो आप जानते हो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अपरिभाषित हो जाएगा, जिसे बच्चों हम अनंत कहते हैं और ये अनंत का चिन्ह होता है। अब बच्चों यहाँ पर हमने तो मान लिया कि जो हमारी यहाँ पर संख्या दी गई है 1/√2 ये एक परमेय संख्या है। तो हमने यहाँ से माना, तो सबसे पहले वो लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं 1/√2 इसको परमेय संख्या मान लिए तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और आप जानते हो कि अगर ये परमेय संख्या है तो q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। अब बच्चों इसके बाद हमें बताना पड़ता है कि जो संख्या हमने यहाँ पर p और q माना है ये किस प्रकार की संख्या है। इन संख्याओं के बारे में साथ साथ बताना पड़ता है कि p जो हमारी संख्या ये किस प्रकार की है और जो नीचे यहाँ पर हर में संख्या लिखी गई है ये किस प्रकार की संख्या है। तो बच्चों आप जो यहाँ पर क्वेश्चन को सिद्ध कर रहे हो इसमें बोला गया है कि 1/√2 हमारी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन को अपरमेय सिद्ध करना हो तो हमेशा आप सबसे पहले स्टेप 1 में मानते हो कि जो संख्या यहाँ पर दी गई उसको हमने परमेय मान लिया है। तो जब हम आप या इस संख्या को मानोगे कि p और q हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है, तो हमेशा आपको बताना है कि p और q हमारी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, जब भी आप अपरमेय वाले क्वेश्चन को सिद्ध कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको वो चीजें साइड में लिख करके मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन डालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद बच्चों हम बताएंगे कि जो हमारी संख्या p है और q है ये हमारी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। तो साइड में आपको ये चीज मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। बच्चों आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी भी संख्या को अपरमेय सिद्ध कर रहे हो तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में इसी तरीके से मान लेना है कि जो भी संख्या दी जाएगी उसे आप परमेय मान लेंगे। परमेय मानने के बाद में उसे आप p/q के रूप में लिख लेंगे। और लिखने के बाद आप ये जानते हो कि अगर हमने परमेय संख्या माना है तो q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। और साथ साथ आपको हमेशा याद रखना है कि p और q अगर आप संख्या पर लिख रहे हो तो हमेशा इन संख्याओं को हम क्या बताएंगे, सह अभाज्य संख्या बताएंगे। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अपरमेय सिद्ध कर रहे हो तो हमेशा बच्चों आपको यही बताना है कि जो p और q है ये हमारी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर बच्चों जब आप किताब में देखते हो तो p और q ना मान करके इसको r/s में मानते हैं या इसको a/b के रूप में मानते हैं। तो किसी भी रूप में अगर कोई भी संख्या पे जनरल में दिखाई पड़ रही है, चाहे वो p/q के रूप में हो, चाहे a/b के रूप में हो, चाहे यहाँ पर r/s के रूप में हो, हमेशा इन सभी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या बताना है। क्योंकि बच्चों हमें क्या करना है, इसको अपरमेय सिद्ध करना है। आप जितने भी क्वेश्चन अपरमेय वाले देखेंगे उन सभी क्वेश्चनों में ये लाइन जरूर लिखी जाएगी कि जो भी संख्या अगर आप p/q के रूप में मान रहे हो तो यहाँ पे बोलेंगे p और q हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। a और b के रूप में मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे a और b सह अभाज्य संख्या है। तो आपको यहाँ तक बातें अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब बच्चों इसके बाद करना क्या है, यहीं से हमारा स्टार्ट होता है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड किस तरीके से अप्लाई करना है, तो बच्चों अगर आप सभी लोगों ने देखा है कि जो हमारी प्रश्नावली 1.3 है, इस प्रश्नावली में 3 टाइप के क्वेश्चन है।
पहले टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, जो कि हमारा होता है √2, √3, √5। ये जो बच्चों हमारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है 2 + √3, या बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ता है 3 + 7 √2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें बोलते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन। और जो बच्चों हमारे बटे में क्वेश्चन होते हैं या भिन्न में आप कह सकते हो, वो बच्चों हमारे कहते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा गया है 1/√2 हो गया, या आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा 7 × √5, या बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि क्वेश्चन लिखा रहेगा 3 √ यहाँ से जाएगा 2। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं तो ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारा शॉर्टकट क्या है कि जो हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन है इनको बच्चों हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइप के जैसा बनाना है। अब फर्स्ट टाइप के जैसा कैसे बनाएंगे वो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। अब बच्चों आप सभी लोगों को फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का प्रूफ आना चाहिए कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से प्रूव किए थे, क्योंकि बच्चों जब हम यहाँ पर थर्ड टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट टाइप के जैसा बना लेंगे उसके बाद क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाता है। और जैसे आपने यहाँ पर लाइन लिखा था इस तरीके के क्वेश्चन को प्रूव किया, वही सेम डिक्टो लाइन आपको यहाँ पर छाप देनी है और जो हमारा क्वेश्चन है 1/√2 ये अच्छी तरह से यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। बच्चों इन क्वेश्चनों का मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप के जैसा बनाएंगे और उसके बाद इनको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि बच्चों इनका जो प्रूफ होता है जैसे यहाँ पर कोई चीज़ अगर गुणे में चल रही है तो इनका प्रूफ छोटा होता है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपको और कंसेप्ट भी साथ साथ आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से हमें इसका कन्वर्जन करना है, वो अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ऊपर हमारा क्या है 1 है, नीचे हमारा क्या है √2 है, ऊपर यहाँ पर संख्या p है, नीचे यहाँ पर संख्या क्या है q है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टाइप का जैसा जब बनाना होगा तो सबसे पहला और यहाँ पर सिंपल फंडा होता है कि हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का यहाँ पर व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो लाइन लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। अब बच्चों व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जो नीचे संख्या लिखी गई वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर संख्या है वो नीचे आ जाएगी। ऐसे बच्चों इधर साइड होगा, जो ऊपर संख्या है वो नीचे आएगी, जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। और व्युत्क्रम कभी भी एक तरफ का नहीं होता है कि आप ऐसे समझिए सिर्फ हम इधर का कर देंगे इधर का छोड़ देंगे, ये गलत तरीका है बच्चों। ये कभी ऐसा लिखा ही नहीं जाता है, ना आपको कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। लगभग 90% बच्चे इसी पर गलती करते हैं, वो एक साइड करते हैं एक साइड गायब कर देते हैं। तो आपको कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से स्टडी करना है क्वेश्चन को कि कभी भी क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। जब भी आप व्युत्क्रम कर रहे हो तो हमेशा दोनों साइड में होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2 बच्चों हमारे यहाँ से जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऊपर q, नीचे आ जाएगा यहाँ पर p। अब बच्चों इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि जब भी हमें 1 की जरूरत होती है तब हम यहाँ पर संख्या को 2/1 दिखाते हैं, और जब यहाँ पर 1 की जरूरत नहीं होती है तो यहाँ से हम इस संख्या को सिर्फ ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर 2 लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चल रहा है, लिखा गया है √2/1, तो बच्चों आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो √2। तो दोनों तरीके यहाँ पर सही हैं। तो आपको हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, इसी के आगे बच्चों यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा जाएगा √2 और यहाँ से जाएगा p, नीचे आ जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा q और यहाँ पर आ जाएगा p। अब बच्चों आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का प्रूफ देखा है वो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये जो बच्चों हमारा क्वेश्चन हुआ ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टाइप के जैसा बन गया। अब आपको यहीं से समझना है कि हम किसकी वैल्यू सबसे पहले निकालने वाले हैं, क्यू की कि यहाँ से पी की। तो मैंने आप सभी लोगों को जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन प्रूव करा था कि √2 को किस प्रकार से अपरमेय सिद्ध करते हैं, √5 को किस प्रकार से अपरमेय सिद्ध करते हैं, इन सभी क्वेश्चनों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी क्वेश्चनों का प्रूफ अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों ये जो बच्चों हमारा क्वेश्चन हुआ या समीकरण हुआ ये फर्स्ट टाइप के जैसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन गया है। तो यहाँ से हमें देखना पड़ता है कि नीचे हर में क्या चल रहा है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि हर में
में जो हमारी संख्या चल रही है वो p है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्टेप में p की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई और संख्या होगी तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब ये हो बच्चों कि अगर आप किसी भी संख्या को यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप कैसा बन रहा है, तो आपको हर में देखना है कि हर में कौन सी संख्या पर चल रही है। अगर यहाँ पर p है तो आपको पहले स्टेप में p की वैल्यू निकाल लेना है। अब चाहे उसकी वैल्यू आप वर्ग में निकालो, चाहे आप यहाँ पर p में निकाल लो, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट होती हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, इसका रूट खत्म करते हैं सबसे पहले। अब रूट खत्म करने का जो हमारे पास सबसे सिंपल और आसान फंडा होता है वो ये होता है कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका हम यहाँ से रूट खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये शॉर्टकट समझ आएगा कि किस तरीके से हम जो क्वेश्चन दिया गया था 1/√2 कि ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, थर्ड टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसीजर आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रूट खत्म करेंगे। तो रूट खत्म करने के लिए लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा q/p पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर संख्या बचेगी 2 और यहाँ पर हमारा जाएगा q² बटे यहाँ से हो जाएगा आपका p²। अब बच्चों बचपन में आप सभी लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर कोई भी संख्या बटे में लिखी गई है और यहाँ पर लिखा गया है हमारा q/p पूरे का होल स्क्वायर, तो जब हम इसका स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ऊपर का स्क्वायर ऊपर चला जाता है और नीचे का स्क्वायर नीचे आ जाता है। तो वही बच्चों हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले को हमने साइड में मेंशन कर दिया। अब बच्चों यहाँ से हमें करना क्या है, हमें यहाँ से p² की वैल्यू निकालनी है। अब p² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारा जाएगा 2p² बराबर यहाँ से जाएगा q²। अब बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, p² को रोक लेंगे तो आगे यहाँ से लिखेंगे p² को यहाँ से रोकेंगे और जो बच्चों यहाँ से हमारा लिखा गया q², इसके बटे में आ जाएगा 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा q² बटे हो जाएगा 2। अब इसको हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहीं से बच्चों हम एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस करने के बाद आप सभी लोगों को बताता हूँ कि नीचे की लाइन कैसे लिखनी है। अगर आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ आया है तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इन स्टेप में कोई भी समस्या हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट करिए। इसके बाद लाइन कैसे लिखनी है और सेकंड स्टेप कैसे स्टार्ट होने वाला है वो मैं आप सभी लोगों को इसके जस्ट बाद यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों अब हम इसके आगे का यहाँ पर प्रोसीजर देखते हैं और उसके बाद इसी में हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आप सभी लोगों को समझाते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों हमारे यहाँ से निकल के आया है p² बराबर यहाँ से चल रहा है q² बटे 2। अब बच्चों इसके बाद हमें लाइन कैसे लिखनी है वो चीज़ यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो इसको बच्चों हम क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से मान लेते हैं। अब बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा q² है उसको 2 विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही लाइन यहाँ पे लिखने वाले हैं। इन्हीं चीज़ों को क्या करना है बच्चों, आपको शब्दों में लिख के दिखाना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा 2 है वो q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो बच्चों आप सभी लोग साथ साथ एक प्रमेय भी जानते हो, उस प्रमेय का नाम है 1.3। अगर किसी का वर्ग यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है तो वो प्रमेय कहती है 1.3 कि जो हमारी संख्या q है वो भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक प्रमेय 1.3 के बारे में नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप प्रमेय 1.3 के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से आगे लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा 2 q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ आगे मेंशन कर देंगे प्रमेय 1.3 से। अब बच्चों इसके बाद हमारा यहीं से इसी के जस्ट बाद स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 2। तो यहाँ से अब हम आगे लिखते हैं स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2 में बच्चों हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमारी संख्या आई है पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2, ये बच्चों हमारा क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में लिखी गई क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देखना है कि ऊपर हमारी संख्या क्या चल रही है, यहाँ से क्यू है और नीचे क्या है, यहाँ से 2 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्टेप नंबर सेकंड में क्यू की एक नई वैल्यू मान के चलते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि समीकरण नंबर फर्स्ट जैसे आप यहाँ पर मान लोगे तो आपको राइट हैंड साइड में देखना है कि ऊपर हमारा कौन चल रहा है और नीचे यहाँ पर कौन सी संख्या चल रही है। तो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्यू है, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्यू की एक नई वैल्यू यहाँ से मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्यू की एक नई वैल्यू कैसे मानेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे हमारी संख्या कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ से मान लेंगे क्यू की एक नई वैल्यू माना, क्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो वही बात यहाँ से हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे स्टेप नंबर सेकंड में, माना q बराबर यहाँ से जाएगा 2c। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा 3 होगा 3c मानना पड़ेगा, अगर यहाँ 5 होगा तो 5c मानेंगे। तो नीचे जो भी संख्या चलेगी उसी को यहाँ पे हम c के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पर बताएंगे c हमारी क्या है, तो यहाँ हम आगे लिख देंगे जहाँ c, यहाँ लिखेंगे बच्चों जहाँ c कोई पूर्णांक है, कोई आप ऐसे लिख लीजिए, जहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बातें बच्चों आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि जब भी हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है तो हमें इसके राइट हैंड साइड में देखना पड़ता है समीकरण फर्स्ट के कि ऊपर हमारा क्या है। तो जो भी यहाँ पर ऊपर चलेगा, जैसे यहाँ पर क्यू है तो क्यू की एक नई वैल्यू मानेंगे। अगर यहाँ पर क्यू की जगह पर कोई और संख्या चली, मान लीजिए यहाँ पर आपका एम है, तो यहाँ पर हम एम की एक नई वैल्यू मानते हैं। तो नई वैल्यू कैसे मानना है, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पर आपको लिखना है कि क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2c। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2d भी हो सकता है। मतलब आपको एक नया टर्म मान के चलना पड़ता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्यू की इस वाली वैल्यू को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो आगे यहाँ से लिखेंगे क्यू का मान, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हमारा जाएगा पी स्क्वायर। अब क्यू की जगह बच्चों हम यहाँ से कितना रखेंगे, 2c पूरे का होल स्क्वायर बटे यहाँ से जाएगा 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा पी स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पर 2 का जो हमारा होगा यहाँ से वर्ग निकल आएगा तो आ जाएगा 4। c हमारा क्या है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि चर के रूप में है, तो यहाँ से जाएगा c स्क्वायर बटे यहाँ से जाएगा 2। अब 2 से बच्चों हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम आगे लिखने वाले हैं पी स्क्वायर बराबर यहाँ से जाएगा 2c स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि हमें c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि p स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो इसको समझने के लिए आपने यहाँ से q की जो नई वैल्यू माना है, यहीं से हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे आपने q की एक नई वैल्यू क्या माना है, 2c। अगर यहाँ पर आपने 2c माना है तो c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई और मान, जैसे यहाँ पे आप मान रहे हो 2d, तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेप नंबर 2 जैसे हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम q की एक नई वैल्यू यहाँ से मान रहे हैं तो जो मान रहे हैं उसी की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब बच्चों आप इसको स्क्वायर के टर्म में निकाल सकते हो या आप इसको बिना स्क्वायर के निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर साथ में c चल रहा है तो c की वैल्यू निकालना, d चलेगा तो d की निकालेंगे, यहाँ पर कोई और चलेगा तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे हो जाएगा 2। बच्चों आपको पता है जब सी स्क्वायर के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा 2 है वो उसके नीचे भाग में आ जाएगा और इसको हम यहाँ से मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब बच्चों फिर से हम यही वाली लाइन यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि जो हमारा 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। उसके बाद लिखेंगे पर में 1.3 से कि पी को भी क्या करता है, हमारा 2 विभाजित करता है, पर में 1.3 कहती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको वही चीज़ यहाँ से मैंशन कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ लिखेंगे 2p को भी विभाजित करेगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको परमेय भी दिखा देना है। परमेय कौन कहती है, 1.3 से। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब बच्चों यहाँ से हम आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करते हैं। तो जब हम इसकी यहाँ पे तुलना करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्यू स्क्वायर को, मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो अगर इसका हम यहाँ से स्क्वायर खत्म कर दें तो क्यू को 2 विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर खत्म कर दें
तो p को भी क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं को एक ही संख्या विभाजित कर रही है, जो कि हमारी यहाँ से है 2। तो आपने सबसे पहले ये बताया था कि जो हमारी संख्या यहाँ पर कौन सी है, P और Q, ये हमारी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अगर आप ये बता रहे हो कि P और Q हमारी एक सह अभाज्य संख्या है, तो जो इसका अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं HCF, जब भी आप किसी संख्या को बच्चों यहाँ से कहते हो कि P और Q हमारी सह अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF सदैव 1 होता है। अब HCF का मतलब बच्चों ये हो गया कि जो हमारी संख्या है P, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगी, और जो दूसरी संख्या हमारी यहाँ से Q है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगी, इनके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्या को बच्चों हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या Q है और जो यहाँ पर हमारी संख्या P है, ये दोनों संख्याएं एक संख्या और से विभाजित हो रही हैं, जो कि संख्या यहाँ पर है 2। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि संख्या P और Q का जो HCF है, वो एक के अलावा एक संख्या और मिल रही है। एक तो मिल ही रहा था, साथ साथ इसके 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 2। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, तो बच्चों अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो कि जो हमारी संख्या P है और Q है, इसके जो गुणनखंड है वो 1 के अलावा संख्या 2 मिले। एक संख्या तो हमारी 1 थी, दूसरी संख्या यहाँ से 2 हो गई है। तो यहाँ से अब हम उसी लाइन को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि नीचे की लाइन किस तरीके से लिखनी है। तो बच्चों अब आपको यहाँ से आगे लाइन को समझना है कि लाइन किस तरीके से लिखी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ P और Q में, P और Q में कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। तो बच्चों इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ से नई लाइन लिखेंगे, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई कल्पना त्रुटिपूर्ण रूप से गलत है। तो फाइनल आंसर यहाँ बच्चों लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।